मैं आज सुबह अपनी बेटी काव्या को स्कूल बस तक छोड़ने जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। वे लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। वे मेरे पीछे पीछे बस तक गई। जब मैं अपनी बेटी को बस में बिठाकर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी तो वे मुझसे आकर बोली कि तुम कविता हो ना। मैंने कहा हाँ, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वे बोली लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं मीनाक्षी हूँ, हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। मैंने थोड़ा दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम तो काफ़ी बदल गई हो, पहले तो तुम काफ़ी स्मार्ट बनकर रहती थी। वे बोली क्या बताऊँ, समय चीज़ ही ऐसी होती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं। जिससे शादी की वे शराबी निकला। मैं लोगों के घरों में काम करके जो भी कमा कर लाती थी वह मुझसे छीन लेता था और मुझे मारता पीटता भी था। मैंने उसे छोड़ दिया। वह तो अच्छा हुआ कि उससे मेरे कोई बच्चा नहीं था। वे मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा कि मैं यहीं पास वाली सोसाइटी में ही रहती हूँ। वे मुझसे मिन्नतें करते हुए बोली कि मुझे अपनी सोसाइटी के घरों में साफ़ सफाई का काम दिलवा दो। बिना जान पहचान के कोई भी मुझे रख नहीं रहा है। उसने मेरा फ़ोन नंबर पूछा और मेरे नंबर पर मिस कॉल कर दिया। फिर मुझसे बोली ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे इस नंबर पर फ़ोन करके बता देना। मैं यहीं पास की कॉलोनी में ही रह रही हूँ। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। मैं घर पर ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा और ख़रीदा करती थी। मैं अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगी, लेकिन मेरा तो काम में दिल ही नहीं लग रहा था। अब मुझे रह रहकर मीनाक्षी का ही ख्याल आ रहा था। मैं जब 10वीं क्लास में थी, हम ज़्यादातर लड़कियों के ग्रुप बने हुए थे। मीनाक्षी का एक अलग ही ग्रुप था। हम सब उससे कम ही बात करते थे। वे बहुत ही अलग ख्याल की लड़की थी। उसके बैग में किताबें कम और मेकअप का सामान ज़्यादा होता था। वे अपने बैग में क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, शीशा, कंघा और पता नहीं क्या क्या रख कर लाती थी। हम सब सोचते थे कि पता नहीं ये 9वीं तक कैसे पास हो गई। 10वीं तो ये कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी पास नहीं कर पाएगी। एक दिन हमारा फ्री पीरियड चल रहा था। क्लास की मॉनिटर सारी लड़कियों को अंताक्षरी का खेल करवा रही थी। मीनाक्षी का ग्रुप भी हमारे साथ में ही खेल रहा था। फिर एक लड़की ने गाना गाया तो उस गाने पर मीनाक्षी ने हम सब से पूछा कि तुम सबको पता है कि सेक्स क्या होता है। हम सारी लड़कियां तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। मगर मॉनिटर ने उसे डांटते हुए कहा कि मीनाक्षी, अगर तुम्हें हमारे साथ सही से खेलना है तो खेलो, नहीं तो अलग जाकर बैठ जाओ। मीनाक्षी फिर पूरा टाइम कुछ भी नहीं बोली। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि मेरे फ़ोन की बेल बजी। वह मेरी सोसाइटी में रहने वाली मेरी सहेली का ही फ़ोन था। बातों बातों में ही मैंने उससे कहा कि मेरी एक पुरानी जानने वाली है जो इस समय बहुत परेशान है। उसे काम की सख्त ज़रूरत है। अगर हमारी सोसाइटी में या आसपास की सोसाइटी में किसी को अपने घर का काम करवाने के लिए किसी लेडीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने उससे इसलिए कहा कि उसकी यहाँ पर ज़्यादा जान पहचान थी। मैंने उसके नंबर पर मीनाक्षी का फ़ोन नंबर भी भेज दिया और उससे कह दिया कि वो लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। कुछ ही समय बाद मीनाक्षी को 4-5 घरों में काम मिल गया था। वे एक दिन मुझसे मिलने आई और बोली, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये काम मिल पाया है। मैंने उससे कहा कि इसमें एहसान वाली क्या बात है। फिर मुझे याद आया कि मुझे भी अपने घर के लिए एक काम वाली चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें टाइम मिला करे तो मेरे घर भी आ जाया करना। मेरे घर में भी साफ़ सफाई करनी है और बर्तन धोने हैं। वे बोली ठीक है। ये कहकर वे वहाँ से चली गई। अगले दिन से वे मेरे घर पर भी साफ़ सफाई कर दिया करती थी। अब उसे मेरे घर में और सोसाइटी के बाकी घरों में काम करते हुए 2 महीने हो गए थे। वे अब बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। एक दिन मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने अचानक घड़ी की तरफ देखा तो मेरी बेटी के आने का समय हो गया था। उसकी स्कूल बस रोज़ 2 बजे तक आ जाती थी और उस दिन घड़ी में 2:30 होने वाले थे। मैंने जल्दी से घर में ताला लगाया और अपनी बेटी को लाने के लिए चल पड़ी। लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने बस वाले को फ़ोन किया तो वह बोला मैंने तो 2 बजे ही काव्या को और बाकी बच्चों को बस से उतार दिया था। अब तो मेरा सिर ही घूम गया था। आखिर मेरी बेटी कहाँ गई?
मेरा घर इतनी दूर भी नहीं था कि वे अकेली नहीं आ सकती थी। मैं पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगी। मेरी बेटी जिस बस में आती थी उस बस में उसकी क्लास की बस काव्या ही अकेली बच्ची थी। बाकी सब बच्चे दूसरी क्लास और सेक्शन के थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे फ़ोन करूं। स्कूल वालों की भी कोई गलती नहीं थी। स्कूल बस में घर तक तो वे आई थी। मैं घर वापस आ गई और घर पर ही काव्या का इंतज़ार करने लगी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है वह अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो और थोड़ी देर में ही आ जाए। 5 बज गए थे मगर काव्या का कुछ पता नहीं था। अचानक डोर बेल बजी। मैं भागकर दरवाजे पर गई कि काव्या आ गई होगी, मगर दरवाज़ा खोलते ही मैं डर गई। मेरे पति अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वे मुझे धक्का देकर अंदर आए और बोले कि काव्या कहाँ है? तुमसे एक बच्चे का भी सही से ध्यान नहीं रखा गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि काव्या अब तक घर पर नहीं आई है? वे चीखते हुए बोले, अपनी बकवास बंद करो। मुझे कहीं से भी पता चला हो, मुझे मेरी बेटी ला कर दो। मैं उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये कहकर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैं भी उनके साथ रोए जा रही थी। वे बोले, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? उसकी स्कूल बस वाले का कहना है कि मैंने काव्या को सोसाइटी के बाहर ही बस से उतारा था। अभिमन्यु बोले, मैं सोसाइटी के बाहर जाकर पूछता हूँ, कभी किसी ने कुछ देखा हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं भी कहीं जाऊँ। अब अभिषेक को गए हुए भी 2 घंटे हो गए थे। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी मगर बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं अंदर आकर बैठ गई। रात के 10 बज गए थे। काव्या और अभिमन्यु से कोई भी नहीं आया था। तभी डोर बेल बजी। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। अभिमन्यु की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। वे मुझसे बोले, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, सबसे पूछ लिया, काव्या का कहीं कोई भी पता नहीं चल रहा है। हम दोनों साथ में बैठकर रोते रहे। रोते रोते ही सुबह हो गई। मीनाक्षी जब मेरे घर की साफ़ सफाई करने आई तो हम दोनों साथ में बैठे ही बातें कर रहे थे। अब हम काव्या को कहाँ ढूंढें? मेरे पति अभिमन्यु बोले, एक बार स्कूल होकर आता हूँ, क्या पता वहाँ से कोई जानकारी मिल सके। वे चले गए तो मीनाक्षी मेरे पास आई और बोली, तुम उसे फ़ोन देकर गलती कर रही थी। लड़कियों को कभी फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि वह अभी सिर्फ 12 साल की है। वे बोली, जब वे फ़ोन लेकर बैठी होती थी तो मैंने कई बार उसके चेहरे की तरफ देखा था। वहाँ एक अलग ही चमक होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वे किसी से बात कर रही हो और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हो। मैंने उस समय उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरे दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अभिमन्यु का था। वे बोले, काव्या की फ़ोटो लेकर सोसाइटी के बाहर आ जाओ, हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाना पड़ेगा। मैंने मीनाक्षी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम घर की साफ़ सफाई कर लो। मैं उस पर इतना भरोसा करती थी कि अपना पूरा घर उस पर छोड़कर चली जाती थी। अभिमन्यु सोसाइटी के बाहर ही खड़े थे। हम दोनों पुलिस स्टेशन चले गए। इंस्पेक्टर साहब ने रिपोर्ट लिख ली और बोले, घबराइए नहीं, आपकी बेटी मिल जाएगी। हम दोनों जब घर वापस आए तो मीनाक्षी हमें घर के बाहर ही मिल गई। वह हाँफ रही थी। मुझे देखते ही मुझसे बोली कि लैंडलाइन पर अस्पताल से फ़ोन आया था। वे कह रहे थे कि उन्हें एक 12 साल की बच्ची की लाश मिली है जिसका हुलिया काव्या की तरह ही है और तुम्हें अस्पताल में बुलाया है शिनाख्त करने के लिए। मैं वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। अभिमन्यु ने मुझे उठाया और मुझसे बोले, वे हमारी काव्या नहीं हैं, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैंने कहा, मैं नहीं देख पाऊँगी, आप अस्पताल जाकर देकर आइए। अभिमन्यु चले गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुँची। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं सोच रही थी कि भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी है, क्या वह भी मुझसे छीन लेंगे? काव्या के होने के बाद मेरे कोई भी औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु वापस आ गए और मुझसे बोले, वे हमारी बेटी काव्या नहीं हैं। फिर मेरी हालत देखकर वे मेरे लिए चाय ब्रेड लेकर आए और हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा खिला दिया
उसके बाद मैं काव्या के कमरे में गई और उसके कपड़े और सामान देखने लगी। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से काव्या बोल रही थी, लेकिन उसके हाथ में से किसी ने फ़ोन छीन लिया हो। मुझे किसी और की भी आवाज़ आई। मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों की बातें चलने लगी। मेरे दिमाग में ख़्याल आ रहा था कि हमने जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी तो वहाँ पर मेरा और अभिमन्यु का फ़ोन नंबर लिखवाया था। फिर अस्पताल से लैंडलाइन पर फ़ोन कैसे आया, और जो अभी फ़ोन आया था फिर दूसरी आवाज़ भी मुझे मीनाक्षी की ही लग रही थी। वे मुझे मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बता रही थी। अभिमन्यु मेरे पास आए और पूछने लगे कि क्या सोच रही हो। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने वे नंबर जिससे अभी फ़ोन आया था वे इंस्पेक्टर साहब को दे दिया। अभिमन्यु ने कहा कि तुम्हें तो मीनाक्षी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तुम कल मुझसे पूछ रही थी कि घर पर आए बिना ही मुझे कैसे पता चल गया कि काव्या स्कूल से घर नहीं आई है। मुझे मीनाक्षी ने ही फ़ोन करके बताया था। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पीठ पीछे वह मुझसे कैसी कैसी बातें करती है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या कहती है। वे बोले, तुम मुझसे कहो कि तुम कहीं पर जा रही हो, वे घर पर आकर मेरे लिए खाना बना दे। मैं घर पर ही हूँ और तुम घर पर ही कहीं छुप जाना और सब कुछ खुद ही सुन लेना। मैंने मीनाक्षी को फ़ोन किया और जैसा मुझे अभिमन्यु ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने मीनाक्षी से बोल दिया कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, अभिमन्यु घर पर ही हैं, और मैं घर में ही छिप गई। थोड़ी देर में मीनाक्षी घर पर आई। उसकी तो चाल ढाल ही बदली हुई थी। वह किसी बाजारू औरत की तरह लग रही थी। उसने घर के अंदर आते ही अभिमन्यु के गले में बाहें डाल दी और हंसते हुए बोली कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें एक ही लड़की पैदा करके दी थी, वह भी नहीं रही, अब तुम क्या करोगे। मैंने तुमसे पहले ही बोला था और फिर कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें लड़का पैदा करके दूँगी और तुम्हें खुद कमा कर भी खिलाऊँगी। अभिमन्यु बोले, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक बार मेरी बेटी मिल जाए तो मैं कविता और काव्या दोनों को छोड़ दूँगा और तुम्हारे साथ रहने लगूँगा। वे बोली, तुम सच कह रहे हो। अभिमन्यु बोले, हाँ तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मीनाक्षी हमारे प्लान में फंस गई थी। वह हमारे घर से निकल कर कहीं जाने लगी। अभिमन्यु ने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी और वे मीनाक्षी का पीछा करने लगे। मीनाक्षी एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद एक टूटे फूटे घर के सामने रुक गई। अभिमन्यु ने वहाँ की लोकेशन पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भेज दी। मीनाक्षी ने चारों तरफ देखा और उस घर के अंदर चली गई। अभिमन्यु ने खिड़की में से देखा तो वहाँ पर काव्या एक कुर्सी से बंधी हुई थी और मीनाक्षी और कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे। इतने में पुलिस भी आ गई और उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में ही उन्होंने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और सारे आदमियों को और मीनाक्षी को पकड़ लिया। अभिमन्यु ने काव्या की रस्सियाँ खोलकर उसे गले से लगा लिया और उन सबको और मीनाक्षी को पुलिस पकड़ कर ले गई। अभिमन्यु काव्या को घर ले आए। वे इतनी डरी हुई थी कि हम दोनों को छोड़ ही नहीं रही थी। उसे बहुत देर तक हम दोनों समझाते रहे कि अब वे सुरक्षित है। मैंने उससे कहा कि वहाँ पर वे कैसे पहुँच गई थी। उसने बताया कि मम्मी, मैं जैसे ही बस से उतरी मुझे मीनाक्षी आंटी मिली। वे मुझसे बोली कि आपने मुझे पास के पार्क में बुलाया है और वे मुझे लेने आई है। वे तो आपकी फ्रेंड थी, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। वे मुझे एक अंधेरे घर में ले गईं और मुझे रोज़ मारती थी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और भगवान को थैंक्स कहा। लेकिन मैं अब कभी भी ये सोचने लगती हूँ कि मीनाक्षी ने मेरा इतना बुरा क्यों चाहा। क्या मैंने उस पर भरोसा करके गलत किया था? आप ही बताइए। मैंने तो इंसानियत के नाते उसका साथ दिया था। क्या मेरा ऐसा करना गलत था?